नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सरफेसी अधिनियम से है। इस वीडियो में 75 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, सरफेसी अधिनियम की किस धारा के तहत कुछ प्रतिभूतियां या ऋण जिन्हें सरफेसी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि ग्रहण अधिकार, गिरवी आदि। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धारा 31। प्रश्न 2 है, किस रैंक से नीचे की कोई भी अदालत सरफेसी अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। प्रश्न 3 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति में कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं, अर्थात अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट, चल या अचल संपत्ति, ऋण या प्राय बिल, ये सभी सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति में शामिल नहीं है। प्रश्न 4 है, यदि कोई व्यक्ति सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। प्रश्न 5 है, सरफेसी अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार के आरोप को किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, दृष्टि बंधक को सरफेसी अधिनियम के अधिनियमित होने से पहले आरोपित नहीं किया गया था। प्रश्न 6 है, सरफेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत यदि कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है और आगे अपराध जारी रहता है, तो आरबीआई द्वारा कितने रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिफॉल्ट के प्रति दिन 10,000 रुपए। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए पात्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात यदि वसूली की जाने वाली राशि मूलधन और ब्याज के 20% से अधिक नहीं है। दूसरा है, यदि खाते में सीमा समाप्त हो गई है। और तीसरा है, यदि बैंक से सुरक्षा का शुल्क नहीं लिया जाता है, तो इस प्रकार ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के पात्र नहीं है। प्रश्न 8 है, हाइपोथिकेशन शब्द की परिभाषा किसके अनुसार उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार हाइपोथिकेशन शब्द की परिभाषा उपलब्ध है। प्रश्न 9 है, सरफेसी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण कार्रवाई के लिए पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कृषि ऋण सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए पात्र है। प्रश्न 10 है, सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा किए गए उपायों से पीड़ित पक्ष से प्राप्त आवेदन को निपटाने के लिए डीआरटी के लिए उपलब्ध समय अवधि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 दिनों के भीतर। प्रश्न 11 है, सरफेसी अधिनियम के अधिनियमन का मूल उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अदालत के हस्तक्षेप के बिना
सुरक्षा पर हाथ रखकर खराब ऋण की वसूली करने में सक्षम बनाना। प्रश्न 12 है, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा बेची गई संपत्ति के खरीदार को शेष राशि का भुगतान करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 दिन। प्रश्न 13 है, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा बेची गई संपत्ति के खरीदार को बिक्री की पुष्टि के लिए बिक्री के समय कितने का भुगतान करना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 25%। प्रश्न 14 है, सुरक्षा की बिक्री से पहले सरफेसी अधिनियम के अनुसार उधारकर्ताओं को कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 दिनों का। प्रश्न 15 है, यदि बैंक के पास कोई प्रतिभूति है और बैंक बकाया ऋण की वसूली के लिए प्रतिभूति को बेचना चाहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत ऐसा कर सकता है। प्रश्न 16 है, सरफेसी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अदालत उधारकर्ता और सुरक्षित लेनदार के बीच विवाद से संबंधित मुद्दों का संज्ञान ले सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डीआरटी या डीआरएटी। प्रश्न 17 है, यदि उधारकर्ता ने बैंक द्वारा सुरक्षा के कब्जे पर आपत्ति जताई है, तो बैंक को सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जे को सही ठहराते हुए उधारकर्ता को जवाब भेजना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 7 दिन। प्रश्न 18 है, सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को एक कितने दिनों का नोटिस देना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 60 दिनों का। प्रश्न 19 है, सरफेसी अधिनियम निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों में लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। प्रश्न 20 है, सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा का कब्जा लेने से पहले बैंक को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत उधारकर्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार। प्रश्न 21 है, सरफेसी अधिनियम की धारा 12 के तहत यदि कोई प्रतिभूतिकरण कंपनी आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है, तो उस पर कितने रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख रुपए आरबीआई। प्रश्न 22 है, सरफेसी अधिनियम की धारा 23 के तहत यदि आरोप का विवरण केंद्रीय रजिस्ट्री में दाखिल नहीं किया जाता है, तो इसके लिए प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डिफॉल्ट अवधि के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपए तक का जुर्माना। प्रश्न 23 है, किस प्रकार के ऋणों के संबंध में सीमा प्रासंगिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यदि ऋण माल की गिरवी के खिलाफ है। प्रश्न 24 है, संपत्ति प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण या सुरक्षा हित के निर्माण से संबंधित सभी लेन-देन को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसके साथ पंजीकृत होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय रजिस्ट्री। प्रश्न 25 है, उस अधिनियम का नाम बताइए जिसके तहत लोक अदालत का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। प्रश्न 26 है, सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री प्रावधानों के तहत प्रभाव की प्राथमिकता किसके आधार पर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाद में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति पर प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए पहली बार पंजीकृत किया गया आधार पर। प्रश्न 27 है, यदि कोई मामला डीआरटी में लंबित है और बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करना चाहता है, तो क्या होगी?
इसका आंसर हो जाएगा सी, या ऐसा कर सकता है, यानी डीआरटी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के तहत एक साथ कार्रवाई संभव है। प्रश्न 28 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैंक अपने निर्णय के अनुसार किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। यह बात सही नहीं है। प्रश्न 29 है, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम सरफेसी अधिनियम के तहत वैध हो जाता है जब, इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदन नियमों को मंजूरी देते हैं तब। प्रश्न 30 है, सरफेसी अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन वित्तीय सहायता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में कोई नहीं, अर्थात बैंक द्वारा दिया गया ऋण या अग्रिम, ब्रांड और डिवेंचर के लिए सदस्यता, गारंटी दी गई क्रेडिट पत्र जारी किया गया, सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न 31 है, यदि किसी विशेष बिंदु पर संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के प्रावधान भिन्न हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरफेसी अधिनियम प्रबल होगा। प्रश्न 32 है, सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक से कब्जे की सूचना प्राप्त होने पर उधारकर्ता ने ऋण के एक बड़े हिस्से को मूलधन और ब्याज का लगभग 81% चुका दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी नहीं रख सकता है। प्रश्न 33 है, सरफेसी अधिनियम में दिए गए हाइपोथिकेशन की परिभाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो यह, इसका आंसर हो जाएगा ए, यह अचल संपत्तियों पर प्रभाव है। प्रश्न 34 है, निम्नलिखित में से किस मामले में सरफेसी अधिनियम लागू नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात मर्चेंट शिपिंग एक्ट या एयरक्राफ्ट एक्ट के तहत किसी भी विमान के तहत किसी भी जहाज में सुरक्षा हित का निर्माण सरफेसी अधिनियम में लागू नहीं होते। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के तहत कुर्की या बिक्री के लिए उत्तरदायी संपत्तियां शामिल नहीं होते। माल की बिक्री अधिनियम 1930 की धारा 47 के तहत विक्रेता के अधिकार ये भी शामिल नहीं होते। प्रश्न 35 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर निष्पादित परिसंपत्तियां शब्द का अर्थ एक उधारकर्ता का खाता है जिसे बैंक द्वारा किसके अनुसार किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपमानक या संदिग्ध या हानि आरबीआई के निर्देश। प्रश्न 36 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रवर्तक और बाध्यता शब्द का अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बैंक या उधारकर्ता। प्रश्न 37 है, यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा सुरक्षा के कब्जे के खिलाफ डीआरटी से संपर्क करना चाहता है तो वह जमा करके ऐसा कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सरफेसी अधिनियम के अर्थ में योग संस्थागत खरीदारों क्यूआईबी शब्द में शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनियां। प्रश्न 39 है, सरफेसी अधिनियम के तहत पुनर्निर्माण कंपनी का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा बी, परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित एक कंपनी। प्रश्न 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण बंधक की विशेषताएं नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति अदालत के हस्तक्षेप के बिना बेची जा सकती है। प्रश्न 41 है, सरफेसी अधिनियम की धारा 2 के तहत दृष्टिबंधक की परिभाषा के अनुसार दृष्टिबंधक की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं। अर्थात यह मौजूदा चल संपत्ति पर प्रभाव है, यह भविष्य की चल संपत्तियां पर प्रभार है, यह चल संपत्तियां के वितरण के बिना शुल्क है। प्रश्न 42 है, जब किसी व्यवसाय का प्रबंधन सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार द्वारा लिया जाता है तो कार्यालय के नुकसान के लिए उस कंपनी के निर्देशक, इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। प्रश्न 43 है, सरफेसी अधिनियम के अनुसार कौन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय संपत्तियों का मतलब केवल गैर निष्पादित ऋण है। प्रश्न 44 है, सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षा पर कब्जा करने की शर्तियां निहित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, न्यायिक प्राधिकरण के साथ। प्रश्न 45 है, सरफेसी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उधारकर्ता की संपत्ति को भी बेचा जा सकता है जिस पर बैंक ने कोई शुल्क नहीं बनाया है। यह बात सरफेसी अधिनियम के संबंध में सही नहीं है। प्रश्न 46 है, सरफेसी अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में की गई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्डिया केमिकल्स बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में। प्रश्न 47 है, मार्डिया केमिकल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरफेसी अधिनियम से किस विशेष प्रावधान को हटाने का सुझाव दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋण की राशि का 75% जमा यदि उधारकर्ता सुरक्षा के कब्जे के खिलाफ डीआरटी से संपर्क करना चाहता है तब। प्रश्न 48 है, सरफेसी अधिनियम की धारा 17(2) में संशोधन के बाद क्या नया प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उधारकर्ता बिना कोई राशि जमा किए डीआरटी से संपर्क कर सकता है, लेकिन डीआरटी के निर्णय के खिलाफ डीआरएटी से संपर्क करने के लिए उसे देय राशि का 50% जमा करना होगा। प्रश्न 49 है, एक बैंक द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री की स्थिति क्या है जहां एक बैंक को चार्ज किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है। अर्थात सरफेसी अधिनियम के तहत इसे कब्जा प्राप्त करने के बाद बेचा जा सकता है। बी, भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत इसे बेचा नहीं जा सकता। सी, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत इसे केवल अदालत के हस्तक्षेप के माध्यम से बेचा जा सकता है। इस तरह उपयुक्त सभी बातें सही हैं। प्रश्न 50 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल वे प्रतिभूतियां जिन्हें ऋण सुरक्षित करने के लिए बैंक से शुल्क लिया गया है। प्रश्न 51 है, सरफेसी अधिनियम के अर्थ के भीतर शब्द सुरक्षा हित किसी भी सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बनाई गई संपत्ति पर किसी भी अधिकार या शीर्षक या ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें शामिल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, असाइनमेंट। प्रश्न 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन एक वित्तीय संपत्ति के प्रतिभूतिकरण के लिए एक प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा जारी किया जाता है जो सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा में अविभाजित हित का प्रतिनिधित्व करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा रसीद। प्रश्न 53 है, सुरक्षित लेनदार बैंक या एफआई के अनुरोध पर जो सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसे सुरक्षित लेनदार को सौंपने के लिए सुरक्षा का कब्जा ले सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
प्रश्न 54 है, यदि सुरक्षा हित पर कोई शुल्क संतुष्ट होता है तो सरफेसी अधिनियम के तहत किसके द्वारा 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना दी जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षित लेनदार। प्रश्न 55 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को बैंक द्वारा ऋण की वसूली के लिए लागू किया जा सकता है यदि? इसका आंसर हो जाएगा सी, आरबीआई दिशा निर्देश के अनुसार ऋण को एनपीए घोषित किया गया है और बैंक से सुरक्षा का शुल्क लिया जाता है। प्रश्न 56 है, यदि पहले से पंजीकृत सुरक्षा हित की कोई संतुष्टि है तो संतुष्टि विवरण सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 30 दिनों के भीतर पंजीकृत होने के लिए। प्रश्न 57 है, सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण का व्यवसाय शुरू कर सकती है यदि निम्नलिखित शर्त पूरी होती है, जो सही नहीं है। जैसे इसमें एक सही नहीं है, इसका आंसर होगा बी, इसने इस व्यवसाय के लिए सेबी के साथ खुद को पंजीकृत कर लिया है, जो सही नहीं। प्रश्न 58 है, यदि केंद्रीय रजिस्ट्री के पास सुरक्षा हित की संतुष्टि के लिए विवरण दायर किया जाता है तो यह कितने दिनों के भीतर सुरक्षित लेनदार को एक नोटिस भेजता है कि सरफेसी अधिनियम के तहत संतुष्टि को दर्ज क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। प्रश्न 59 है, सरफेसी अधिनियम के तहत एक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी को आरबीआई द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है यदि? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अर्थात कंपनी प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण का व्यवसाय नहीं करती है। बी, कंपनी ने क्यूआईबी से कोई निवेश प्राप्त करना या रोकना बंद कर दिया है। सी, कंपनी आरबीआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रही। प्रश्न 60 है, यदि पहले से पंजीकृत सुरक्षा हित में कोई संशोधन है तो सरफेसी अधिनियम के तहत संशोधन को पंजीकृत करना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसे 30 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। प्रश्न 61 है, यदि सरफेसी अधिनियम के तहत आरबीआई द्वारा किसी प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह केंद्र सरकार से अपील कर सकता है 30 दिन के भीतर। प्रश्न 62 है, यदि सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण प्राप्त करने में देरी हो रही है तो ऐसे विलंब को कौन माफ कर सकता है और पंजीकरण की कौन अनुमति दे सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय रजिस्ट्रार 30 दिनों की प्रारंभिक अवधि के बाद 30 दिन तक की देरी को माफ कर सकता है। प्रश्न 63 है, यदि किसी प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी का पंजीकरण आरबीआई द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत रद्द कर दिया गया है और उसने अभी भी आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेशकों के बकाया ब्याज सहित भुगतान नहीं किया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजीकरण जारी माना जाएगा। प्रश्न 64 है, सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण किस समय अवधि के दौरान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है बी, लेनदार या सुरक्षा हित के निर्माण के 30 दिनों के भीतर। प्रश्न 65 है, सरफेसी अधिनियम के तहत एक प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा एक प्रतिभूतिकरण लेनदार कितने चरणों में पूरा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 चरणों में बैंकों से संपत्ति प्राप्त करना और फिर सुरक्षा रसीद जारी करना। प्रश्न 66 है, यदि सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री में पंजीकरण
होता है तो निम्नलिखित में से किस कानून में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं। जैसे कह रहा था कंपनी अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम या मोटर वाहन अधिनियम, उपरोक्त में कोई नहीं। प्रश्न 67 है, सरफेसी अधिनियम के तहत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में कोई नहीं, अर्थात उधारकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन को संभालने के लिए, सरफेसी अधिनियम के अनुसार व्यवसाय को बेचने या पट्टे पर देने या सुरक्षा हित लागू करने के लिए, ऋण के भुगतान का पुनर्निर्धारण करने के लिए। यहाँ पर उपरोक्त में कोई नहीं आंसर होगा। प्रश्न 68 है, किस प्रकार के लेन देन को सरफेसी अधिनियम के तहत केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गिरवी या ग्रहणाधिकार के माध्यम से बनाया गया शुल्क। प्रश्न 69 है, निम्नलिखित में से कौन सरफेसी अधिनियम के तहत एक केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्र सरकार। प्रश्न 70 है, सरफेसी अधिनियम के तहत एक अधिग्रहित वित्तीय संपत्ति की वसूली के लिए एक प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी को आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार कितनी समय अवधि उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकतम 5 वर्ष। प्रश्न 71 है, सरफेसी अधिनियम के तहत संपत्ति की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय के विनियोग के लिए प्राथमिकता अर्थात पहला भुगतान क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिभूतियों, बीमा प्रीमियम आदि के संरक्षण और संरक्षण के लिए लागत, शुल्क और खर्च का भुगतान। प्रश्न 72 है, यदि प्रतिभूतिकरण के लिए निगमित कोई मौजूदा कंपनी सरफेसी अधिनियम को लागू होने के बाद प्रतिभूतिकरण गतिविधियां करना चाहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिनियम के प्रारंभ में 6 महीने के भीतर आरबीआई के साथ पंजीकृत प्राप्त करना आवश्यक है। प्रश्न 73 है, सरफेसी अधिनियम के तहत बनाया गया एक सुरक्षा हित जिसकी अवधि के साथ केंद्रीय रजिस्ट्री के साथ पंजीकरण की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 दिन। प्रश्न 74 है, यदि उधारकर्ता सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा भेजे गए कब्जे के नोटिस पर आपत्ति जताता है तो बैंक को उसका निपटाना कैसे करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बैंक को आपत्ति जताने पर उचित विचार करना चाहिए और 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना चाहिए। प्रश्न 75 है, सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता शब्द में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में कोई नहीं। जैसे इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए